नमस्कार दोस्तों। वरदान सीरीज के आज के लेक्चर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है रोहित गुप्ता। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है रे ऑप्टिक्स। बहुत शानदार चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। ढेर सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं बेटा। 8 नंबर कम से कम आपको आपके जेब में आते हुए दिखेंगे अगर आपने ये चैप्टर बढ़िया से कर लिया तो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और सबसे पहला वरदान 10 साल का एनालिसिस आपके सामने आता हुआ। तो बेटा ये 10 साल का एनालिसिस है। ये हमें दिखा रहा है कि लेंस के ऊपर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड टीआईआर के ऊपर, प्रिज्म के ऊपर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और मिसलेनियस, ये हमने कुछ कैटेगरीज बांटी। सबसे ज्यादा क्वेश्चन बेटा लेंस से पूछे जा रहे हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां पर बेटा लेंस से पूछे जा रहे हैं। समझो इस बात को, लेंस से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद टीआईआर के ऊपर, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के ऊपर, टीआईआर के ऊपर, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 28% क्वेश्चन लेंस के ऊपर, 18% क्वेश्चन रिफ्रैक्शन, मतलब रिफ्रैक्शन का ही हिस्सा देखा जाए तो काफी बड़ा हिस्सा। उसके बाद आप प्रिज्म को देखो, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को देखो, तो इनके ऊपर भी अच्छा खासा परसेंटेज आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है ना। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पे लगभग 9% क्वेश्चन आपके पूछे गए। ठीक है ना। मिसलेनियस में बाकी सब मिक्स वैरायटी देखी जाए तो 20% क्वेश्चन आ रहे हैं। लेंस, रिफ्रैक्शन, टीआईआर, टीआईआर एक बहुत ही फेवरेट टॉपिक है इनका। ठीक है ना। इनके ऊपर क्वेश्चन हमें ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। प्रिज्म पे भी आए हैं, प्रिज्म पे 15% क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है। तो अगर आप देखें अगेन, लगभग लगभग आप देखेंगे तो 28 और 18 का मतलब कितना होता है, तो लगभग लगभग 46% के आसपास जो क्वेश्चन, 46 से 51 क्वेश्चन जो है वो लेंस और टीआईआर रिफ्लेक्शन के ऊपर आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है। तो इस चीज को समझते हुए कि क्वेश्चन कहां से ज्यादा कहां से कम आ रहे हैं, हम करते हैं बात अपने अपने वरदान की। इन टॉपिक्स के ऊपर लेकर आए हैं हम ढेर सारे वरदान। करते हैं स्टार्ट। आपके सामने आ रहा वरदान नंबर 2, टीआईआर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर ढेर सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं आपको लेकर आया हूं। थोड़े से कंसेप्ट की बात करें तो बेटा टीआईआर का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास लाइट रे जो है वो आ रही कहां से, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ। डेंसर मतलब म्यू1 को हम म्यू2 से बड़ा लेते हुए चल रहे हैं। अच्छा, म्यू1 से म्यू2 को बड़ा लेके चल रहे हैं, तो हम कह रहे हैं लाइट को ट्रैवल करना चाहिए डेंसर से रेयर की तरफ। तो पहला कंडीशन, डेंसर टू रेयर जाना चाहिए। लाइट शुड ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। डेंसर टू रेयर जाना चाहिए उसको। आ रही बात समझ में आपको? डेंसर टू रेयरर, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन इसमें बेटा ये होता है कि यहां पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, टीआईआर कराने के लिए, रिफ्लेक्शन कराने के लिए, 100% टोटल रिफ्लेक्शन कराने के लिए दे शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। तो लाइट जो है वो यहां पर 100% रिफ्लेक्ट कर जाती है। जब एंगल आई क्रिटिकल एंगल से होता है बड़ा, तो यहां पे लाइट 100% रिफ्लेक्ट कर जाती है। ठीक है ना। तो दूसरा कंडीशन हमारे पास आ गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल फॉर टीआईआर टू। अब एक क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कितनी होती है, तो हम कहते हैं कि साइन डेल सी, क्रिटिकल एंगल होता है साइन डेल सी इक्वल्स टू म्यू2 बाय म्यू1। ठीक है भाई। ये म्यू2 क्या है बेटा? म्यू2 वो मीडियम है जिसमें रिफ्रैक्टेड रेज होती हैं, या तो रिफ्रैक्टेड रेज आएंगे बेसिकली, और म्यू1 वो मीडियम होता है जिसमें इंसिडेंट रेज होती है। ठीक है ना। तो अगर रिफ्रैक्ट होता तो वो इस मीडियम में जाती रहे। ठीक है, तो म्यू2 ये रहा, म्यू1 ये रहा। तो साइन डेल सी इज म्यू2 बाय म्यू1 होता है। तो जब एंगल इससे बड़ा हो जाएगा तो टीआईआर हो जाएगा, अगर रेड डेंसर से रेयर में जा रही है तो। समझे? तो बेटा ये टीआईआर की थ्योरी, और इस छोटी सी थ्योरी के ऊपर आते हैं ढेर सारे क्वेश्चन, ढेर सारे प्रश्न आते हैं। ठीक है चलो, तो 2019 का लेटेस्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन को करते हैं। आइए, आप लोग भी बेटा पॉज करेंगे, सॉल्व करेंगे, अपने आंसर को मेंशन करेंगे। मेरा आंसर ये आ रहा है, और समझते हैं क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। क्वेश्चन कह रहा है एक ट्रांसपेरेंट क्यूब है जिसका साइड लेंथ डी है। ठीक है ना। रीड्रॉ करते हैं, काम करते हैं। यहां पर हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट क्यूब है, इसका साइड लेंथ क्या है बेटा? डी। हालांकि डायग्राम बना हुआ है यहाँ पे। ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 है। बट डायग्राम जब हम साथ में बनाते चले जाएंगे तो हम समझते जाएंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है।
इसको एक लिक्विड में डाल दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 है, तो बाहर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा म्यू 1 आ रहा, लेकिन म्यू 2 म्यू 1 से बड़ा है, तो ये डेंसर है। मतलब इस सरफेस पे कभी टीआईआर नहीं होगा। टीआईआर किस सरफेस पे होगा? टीआईआर होगा तो वो होगा इस सरफेस पे, या इस सरफेस पे भी हो सकता है टीआईआर, डिपेंड करता है लाइट इस पे गिर रही है, इस पे गिर रही है। A ray is incident on the face AB, AB के ऊपर एक रे गिर गई, AB के ऊपर एक रे गिर गई। एक रे लेते हैं जिसको हम AB के ऊपर गिराते हैं। लो भैया हमने रे जो है AB पे गिरा दी, यहां पर ये नॉर्मल होगा, ये एंगल आपका थीटा बना दिया इसने। टीआईआर टेक्स एट पॉइंट E, तो कह रहा यहां से रे निकल के जा रही और ये E पर जाकर टीआईआर कर रही, तो यहां पे कुछ एंगल R आएगा, तो ये 90 माइनस R होगा और यहां पे टीआईआर हो रहा, ठीक है। ऑन द फेस BC, थीटा मस्ट सेटिस्फाई, थीटा क्या होना चाहिए? बहुत सिंपल क्वेश्चन, ये कह रहा है कि 90 माइनस R अगर क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया, 90 माइनस R अगर क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया तो यहां पर टीआईआर हो जाएगी। भैया यहां टीआईआर होना है ना, तो 90 माइनस R जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पर आ रहा है 90 माइनस R, इसको क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना पड़ेगा, तो 90 माइनस R को क्रिटिकल एंगल से मैंने बड़ा कर दिया। जब ये कंडीशन बन जाएगी तो यहां पर टीआईआर हो जाएगी। बट अब ये थीटा के बारे में पूछ रहा है, थीटा मस्ट सेटिस्फाई, थीटा मस्ट सेटिस्फाई, तो क्या बोलेंगे? म्यू 1 साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू 2 साइन आर, म्यू 1 साइन थीटा इक्वल टू म्यू 2 साइन आर आ रहा। अब आर जो है 90 माइनस आर को मैंने ग्रेटर देन डेल सी लिखा है यहां पर। अगर मैं दोनों तरफ साइन कर दूं तो मैं बोलूंगा साइन 90 माइनस आर इज ग्रेटर देन साइन डेल सी। साइन डेल सी की वैल्यू होती है म्यू 2 बाय म्यू 1, तो यहां पर म्यू 2 बटा ये है, म्यू 1 ये है, तो ये हो गया आपका म्यू 2 बाय म्यू 1, मतलब म्यू 1 यहां पर लिखेंगे, ठीक है ना। तो हम क्या बोलेंगे यहां पर? साइन डेल सी की वैल्यू हम बोलेंगे, देखो यहां पर बोलेंगे ये होगा कॉस आर ग्रेटर देन साइन डेल सी, मतलब म्यू 1 बाय म्यू 2, म्यू 1 बाय म्यू 2। अब आप कहेंगे सर आपने जो क्वेश्चन लिखवाया था, यहां जो कॉन्सेप्ट लिखवाया था, यहां पर आपने म्यू 2 बाय म्यू 1 लिखा था, यहां जो कॉन्सेप्ट लिखवाया आपने, यहां पर आपने म्यू 1 बाय म्यू 2 की बोला, साइन डेल सी को म्यू 1 बाय म्यू 2 की बोला आपने, इसलिए कहा क्योंकि इस सरफेस के लिए इंसिडेंट रे तो ये है ना, और ये म्यू 2 में आ रही, तो यहां पर जो म्यू 2 है वो वहां का म्यू 1 था, और यहां का जो म्यू 1 है वो वहां का म्यू 2 था, इसलिए उल्टा आ रहा। आ रही बात समझ में? ध्यान हटना नहीं चाहिए भैया, सावधानी हटी तो दुर्घटना घट जाएगी। यहाँ पे रटना लिख दिया म्यू 2 बाय म्यू 1 तो गलती हो जाएगी, यहाँ पे क्वेश्चन ने उल्टा कर दिया, जान मुझे कंफ्यूज करने का उल्टा कर दिया है, इसलिए ध्यान रखना है। म्यू 1 मतलब जिसमें इंसिडेंट रे है, तो इंसिडेंट रे तो म्यू 2 में आ गया, तो इस मीडियम का म्यू 1 आपका म्यू 2 के बराबर होगा और म्यू 2 म्यू 1 के बराबर होगा, उल्टा आ रहा, ठीक है। तो कॉस आर हमें दे रखा है कि भैया कॉस आर बड़ा है म्यू 1 बाय म्यू 2 से, पर यहां पर हमसे थीटा पूछा जा रहा है, तो स्क्वायर कर दें इसको, स्क्वायर कर दें इसको, तो क्या बोलेंगे? म्यू 1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय म्यू 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां से हमको मिलेगा बेटा कॉस स्क्वायर थीटा, हम बोलेंगे बेटा कॉस स्क्वायर थीटा यहां पर जो है, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा जो यहां पर है वो है 1 माइनस म्यू 1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय म्यू 2 का स्क्वायर। एंड कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये रूट जो है यहां से हट जाएगा, बट कॉस स्क्वायर थीटा विल बी ग्रेटर देन म्यू 1 बाय म्यू 2 का स्क्वायर होगा। सो दिस कॉस स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इज ग्रेटर देन इन फैक्ट नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन ग्रेटर क्या है बेटा? म्यू 1 बाय म्यू 2 का स्क्वायर है, म्यू 1 बाय म्यू 2 का स्क्वायर है, बहुत बढ़िया। बस अब इसको सॉल्व करना है, इसको वहां ले जाओ, इसको वहां ले जाओ, सॉल्व कर दोगे, यू विल गेट आंसर जिसको आप मैच कर सकते हो। तो लिखेंगे 1 माइनस म्यू 1 बाय म्यू 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू 1 बाय म्यू 2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इक्वल नहीं लिखना, मुझे यहां पर लिखना है लेस देन, लिखना है लेस देन, ये टर्म वहां गई, ये टर्म यहां आई, तो दिस टर्म इज ग्रेटर देन दिस, ठीक है ना। अब इसको हम यहां पर एलसीएम लेकर सॉल्व कर सकते हैं, तो हमें तो वैल्यू यहां पर देखने को मिलने वाली है बेटा, मुझे दिख रहा कि साइन स्क्वायर थीटा इज लेस देन
म्यू टू का स्क्वायर बेटा कटेगा नीचे ऊपर, तो यहां पर आएगा बेटा म्यू टू बाय म्यू वन का स्क्वायर -1 ये आएगा बेटा। तो साइन थीटा इज लेस देन रूट ओवर म्यू टू बाय म्यू वन का स्क्वायर -1। तो मुझे बेटा ये सी आंसर आता हुआ दिख रहा है, मुझको बेटा ये सी आंसर यहां पर आता हुआ दिख रहा है। एक बार फिर से देख लेंगे, और तो मैच नहीं कर रहा है। साइन इनवर्स, ये ग्रेटर है तो गलत हो गया, ये ग्रेटर तो गलत हो गया, ये लेस है बट ये नहीं है, तो यही आंसर है बिल्कुल सही। तो थीटा इज लेस देन अंडर रूट ओवर म्यू टू बाय म्यू वन का स्क्वायर -1। तो टीआईआर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन देख के लगता है डर कि सर कैसे होगा ये, लेकिन ये हो जाता है चुटकियों में अगर आपको टीआईआर कॉन्सेप्ट पता है तो। स्नेल्स लॉ लगाओ, टीआईआर लगाओ, आंसर निकाल लो, बहुत सिंपल क्वेश्चन आपके सामने आता हो। ठीक है बच्चों, अब एक और क्वेश्चन बेटा, और ये क्वेश्चन है आपके होमवर्क के लिए, बेटा 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझा देता हूं। क्वेश्चन है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब एबीसीडी ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 इज इमर्ज इन वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2। तो बाहर जो है पानी है, यहां पर जो है ना बाहर ये पानी है, पानी रे पानी, ओहो पानी हो गया। ये तो बाहर जो है वो पानी है, ठीक है, और जो यहां पर N1 है ना वो N2 से बड़ा है, मतलब जो ग्लास है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है, तो अंदर डेंसर बाहर रह रहा, ठीक है। तो भैया इस सरफेस पर टीआईआर होगा नहीं, टीआर होगा तो अंदर वाले सरफेस पर होगा। तो क्या रहा है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, अल्फा मैक्सिमम की वैल्यू कितनी हो सकती है, सच दैट द रे कम्स आउट फ्रॉम द आउटर सरफेस सीडी इज गिवन बाय, भैया इस सरफेस से ही बाहर निकले। इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि भैया यहां पर हो जाए टीआईआर, क्वेश्चन कहना चाह रहा है यहां पर हो जाए टीआईआर, दिस शुड बी टीआईआर, यहां पर क्या हो टीआईआर हो। यहां टीआईआर कराने के लिए, यहां पर टीआईआर कराने के लिए कंडीशन आपको बतानी है, सिंपल सी बात है, यहां पर टीआईआर कराने के लिए कंडीशन। तो जैसे पहले वाला क्वेश्चन था उसी के तरीके से बेटा ये क्वेश्चन बनेगा। आप देख सकते हैं बेटा कॉन्सेप्ट यहां पर भी रिपीट होते हैं, आईआईटी के अंदर भी कॉन्सेप्ट तो रिपीट ही होते हैं, कॉन्सेप्ट हमारे बेटा वही है, क्वेश्चन बदल के रूप बदल के दिया जा सकता है आपको, ठीक है ना, रूप बदल के दिया सकता है, क्वेश्चन तो वही रहेंगे, बस वैरायटी वही है बेटा, वैरायटी कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस आता नहीं। आगे बढ़ते हैं बेटा अगले वरदान की तरफ। अगला वरदान कह रहा है रिफ्रैक्शन के अंदर जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं वो आते हैं डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ स्नेल्स लॉ। इतना सिंपल बेटा, यस। वरदान का मतलब ये नहीं है कि हम आपको बहुत डिफिकल्ट चीज कराएंगे, वरदान का मतलब ये नहीं है कि हम आपको बहुत अनोखी चीज करा देंगे, वरदान का मतलब ये है कि मोस्ट रेलिवेंट चीज क्या है आपके लिए। आईआईटी में सवाल अटकना चाहिए बेटा, आईआईटी के अंदर सवाल अटकना चाहिए आपका, आईआईटी में सवाल मिल जाए आपको, ऐसा वरदान सीरीज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। हम ये चाह रहे हैं कि आईआईटी के अंदर जो क्वेश्चन आते रहे हैं, जिस पे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, वो चीजें आपके सामने दें, वो आपके लिए वरदान है। इस समय पर वरदान क्या है, इस समय पर वरदान है कि भैया जिसके ऊपर क्वेश्चन आने की संभावनाएं सबसे ज्यादा है, वो चीज जिस पर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा, पूरे के पूरे 10 सालों का एक्सपीरियंस निचोड़ कर आपके सामने लेकर आ रहे हैं कि बेटा इसके ऊपर क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं। अक्सर जो हम अपना लेक्चर प्लान बनाते हैं उसके अंदर हम इस चीज का बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन जब आप हमारे पास 1 साल के लिए पढ़ने आते हो या 2 साल के लिए पढ़ने आते हो ना बेटा, तब हम आपको कम पूछा गया चीज, मीडियम पूछा गया चीज, ज्यादा पूछा गया चीज, जो आज तक नहीं पूछा गया चीज, सारी चीजें कराते हैं, A to Z सारी चीजें कराते हैं। हमारे पास समय होता है, समय के अनुसार हम आपको चीजें देते हैं, ठीक है ना, समय के अनुसार हम आपको चीजें देते हैं। तो बेटा यहां पर हम जो ये सीरीज लेकर आए हैं, इस सीरीज के अंदर हमने डिसाइड किया कि हम कम समय में आपको वो चीजें बता दें जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है, जिससे क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं, कि आप जब एग्जाम देने बैठो तो इन वरदान में से अगर हम इस पूरे वरदान सीरीज के अंदर आपको 200-300 वरदान देकर जाते हैं, ठीक है ना, पर सब्जेक्ट आपको 200-300-400 वरदान मिलते हैं, तो बेटा उन वरदानों के अंदर से ही बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अटक जाए, ये सीरीज तब सफल मानी जाएगी, ठीक है ना बच्चों। तो अगला वरदान आपके सामने आ रहा है, डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ स्नेल्स लॉ आपसे पूछा जाता है। स्नेल्स लॉ बेटा आप सबको मालूम ही है, स्नेल्स लॉ आप सबको मालूम ही बेटा, उसको बताने वाली बात ही क्या, पर भी हम समझा देते हैं यहां पर स्नेल्स लॉ क्या होता है। ये एंगल I और ये एंगल R, ये μ1 है, ये μ2 है। स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग μ1 sin I बराबर μ2 sin R होता है। डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ स्नेल्स लॉ आपसे पूछी जाएगी। क्वेश्चन कैसा आएगा भी करवाता हूं मैं आप लोगों को, पर डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ स्नेल्स लॉ आप लोगों से पूछी जाएगी। डायरेक्ट इसका एप्लीकेशन होगा बेटा, आप क्वेश्चन देखना, डायरेक्ट इसका एप्लीकेशन होगा, कैसे आएगा देखो।
सिचुएशन ऐसी दे देंगे आपको कि आप कंफ्यूज होने की कोशिश करोगे, ठीक है ना। आपको लगेगा सर ये क्या हो गया, कैसे करूं, डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ स्नेल्स लॉ बेटा, डायरेक्ट, कोई और फॉर्मूला नहीं, केवल डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ स्नेल्स लॉ एंड ट्रिग्नोमेट्री नॉर्मल। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका बेटा, क्वेश्चन करते हैं, पॉज एंड सॉल्व आपको भी करना है, ठीक है। समझाता क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन एक ऑब्जर्वर है हु कैन सी थ्रू अ पिन होल द टॉप एंड ऑफ द थिन रॉड ऑफ हाइट h। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि यहां पर हमारे पास ना एक हाइट h का थिन रॉड है, ठीक है, एक हाइट h का थिन रॉड हमारे पास, ठीक है, और यहां पर ना एक पिन होल है, छोटा सा होल है। हम जब इसमें से देख रहे हैं ना तो हम केवल इसके टॉप एंड को देख पा रहे हैं, हमें उससे देखा हमने केवल हमें टॉप एंड दिख रहा है, कुछ और ऊपर नीचे दिखना है, हमें केवल टॉप एंड दिख रहा है। हमारी आई इस तरह से स्टेशनड है कि हमें वो टॉप एंड दिख रहा है बस, ठीक है ना। आगे क्या कर रहे हैं, द बीकर हाइट इज 3h, बीकर की हाइट 3h है, इसकी हाइट h देख ही रखा है आपको डायग्राम में। व्हेन द बीकर इज फिल्ड विद लिक्विड अप टू हाइट 2h, कह रहा है इसमें हमने लिक्विड भर दिया, इसमें हमने लिक्विड जो है वो भर दिया, कहां तक भर दिया, 2h तक भर दिया। देखो नीला पानी भरा है, नीला पानी, पानी का रंग कैसा होता है, पानी का रंग कैसा, नीला होता है पानी, है ना, कि भाई अरे नीला आसमान होता है इसलिए पानी का रंग नीला दिखता है। इट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द स्काई दैट यू सी द वाटर एज नीला, अदरवाइज पानी तो ट्रांसपेरेंट होता है, जिस बर्तन में डालो उसका रंग ले लेता है, ठीक है ना। तो खैर हम कह रहे कि भैया ये जो पानी है ये हमने यहां पर 2h हाइट तक भर दिया, 2h हाइट तक भर दिया, E2H हो गया। अब देखो ही कैन सी द लोअर एंड ऑफ द रॉड, जब इस पानी को हमने यहां पर भरा तो अब ये इस वाले एंड को देख पा रहा। ऐसा कैसे हो रहा, चमत्कार हो रहा, ऐसा कैसे हो रहा, अभी समझ में आएगा। देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना। अब क्वेश्चन ऐसा दे दिया कि आप सर पकड़ के बैठो, सर ये करे तो करे कैसे, करे तो करे कैसे, होगा कैसे सर, क्वेश्चन कैसे करेंगे सर इसको, आइए देखते समझते हैं क्वेश्चन। ये डेप्थ भी आपको 2h दे रखी है। देखो हमने कहा कि यहां पर, अब यहां पर रे सीधी नहीं जाएगी, यहां पर क्या होगा, यहां पर रिफ्रैक्शन होगा, यहां पर रिफ्रैक्शन होगा, और रिफ्रैक्शन होने के बाद ना ये रे कुछ ऐसे जा रही होगी, या उल्टी बात करो यहां से निकलने वाली रे अब इसकी आई में जा रही होगी, ये रे तो कहीं और चली जाएगी, ये रे तो कहीं और चली जाएगी, ये रे जो होगी ना, ये रे होगी वो इसकी आई में जाएगी। इसलिए जो रे पहले उसको टॉप एंड दिखा रही थी, अब पानी भरने के बाद वो उसको बॉटम एंड दिखा रही है। आई बात समझ में आपको, आइए बढ़ते हैं आगे, बात चलते हैं। अच्छा जी, तो हमने यहां पर बनाया एक नॉर्मल, ऐसे 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 नॉर्मल बना दिया हमने। ये है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये है हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। ओहो आहा ये कैसे करेंगे इसको सर, आइए देखते हैं। देखो भाई ट्रिग्नोमेट्री यहां पे लगानी होगी, ट्रिग्नोमेट्री यहां पर बढ़िया से लगानी होगी, तो मैं डायग्राम दोबारा ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको ट्रिग्नोमेट्री कैसे लगेगी। ये रहा हमारा बीकर, और यहां से रे आ रही है कुछ ऐसे, ये यहां से लेकर यहां तक की हाइट बेटा कितनी है, ये 2h है, ये पूरी हाइट 3h थी ना, और ये हाइट h थी, तो ये हाइट 2h हुई। तो रे पहले ऐसे आ रही थी, तो हमें पता है कि भैया ये एंगल कितना है थीटा, या ये एंगल निकाल सकते हैं, ये निकालो या निकालो की बात है, एक काम करते हैं ये निकालते हैं एंगल, आओ हमें लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंगल थीटा, इस एंगल को निकालने की कोशिश करते हैं। तो भैया ये एंगल थीटा होगा, हाँ कि ना, ठीक है भाई। अच्छा अब जो ये एंगल आई है ना और ये एंगल थीटा है, बात तो एक ही है ना, ये एंगल आई और ये एंगल थीटा बात तो एक ही है, यस और नो भाई ये थीटा और ये आई बात तो एक ही है ना, तो थीटा इक्वल्स टू आई है बेसिकली हम जो कह रहे हैं, ठीक है, हमें आई मालूम पड़ गया इस तरीके से, ठीक है। ओके अब क्या करेंगे हम यहां पर, ये है 2h, ये भी है 2h, ये भी है 2h, और ये है 90, इसका मतलब ये एंगल होगा थीटा कितना, tan थीटा बराबर 2h/2h बराबर 1, थीटा बराबर 45 डिग्री आ गया। ओहो, और थीटा ही तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, कितना आ गया ये 2i के बराबर आ चुका, i की वैल्यू मिल चुकी है, अब r की वैल्यू निकालनी बाकी है। तो आइए r का डायग्राम बनाते हैं। r का डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, देखो भैया जो हमारे पास ये डेप्थ है, जो हमारे पास ये डेप्थ है, ये कितनी है 2h, बस हमें यही मालूम है कि ये 2h है। सर ये तो बताइए नहीं हमें कैसे सॉल्व करें, हाँ कैसे करें। तो वापस आते हैं इस ट्रायंगल में बेटा, इस ट्रायंगल में ये ड्रॉ करके दिखाता हूं मैं आप लोगों को। इस ट्रायंगल में आते हैं, इस ट्रायंगल में बेटा ये एंगल कितना आ गया 45 आ गया, मतलब ये हाइट और ये हाइट बराबर हो गए, मतलब ये h ही तो होगा, आ गया ये h तो ये भी h हो गया, एंगल 45 डिग्री है,
दोनों साइड बराबर होंगी, आइसोसेलेस होगा, एच और एच बनेगा यहाँ पे तो मतलब ये जो हाइट है हमारे पास, ये जो डेप्थ हमारे पास आ गई, ये जो विड्थ हमारे पास आ गई, कुछ भी बोल लो इसको आप बेटा, ये एच आ गई, ये भी एच आ गई। कैसे एच आई? अरे ये एच तो ये भी एच, ये एच है ना तो बेटा ये भी तो एच ही होगा, समझे? ठीक है, तो ये एच और ये 2h हमको मिलता हुआ, तो यहां पर जो एंगल आर आएगा इसके बारे में आप क्या कह पाएंगे? आप कह पाएंगे भैया आर जो है इसकी वैल्यू अगर निकाली जाए तो टेन थीटा जो है वो होगा एच बाई टू एच मतलब 1/2। ये थीटा ना बोल के इसको आर बोलेंगे, ये तो आर है ना, अरे भैया ये तो आर है ना, तो हम इसको लिखेंगे आर। लो भैया टेन आर आ गया, टेन आर आया 1/2, तो साइन आर कितना होगा? साइन आर बताओ, साइन आर कितना होगा? साइन आर होगा, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर तो 1 ही है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 5 √5 1/√5 आ गया। साइन आर 1/√5, साइन आई, अरे आई बताओ, साइन 45 कितना हो गया? 1/√2, साइन आई 1/√2, साइन आर 1/√5, साइन आई 1/√2, साइन आर 1/√5। आई बात समझ में? अब क्या करना है? स्नेल्स लॉ। अभी तक तो ट्रिग्नोमेट्री थी, अब लगेगा स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग बोलेंगे 1 इंटू साइन 45, 1 इंटू साइन 45, 1 इंटू साइन 45 इक्वल्स टू म्यू इंटू साइन आर, म्यू इंटू साइन आर, साइन आर, साइन आर, साइन 45 इज 1/√2, साइन आर इक्वल्स टू 1/√5, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू? अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह 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 वाह, मुझे आंसर मिल गया, √5/2। द आंसर इज √5/2। ऐसे निकलता है आंसर। क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है, रे डायग्राम बनाते चले जाना है और सेंस लगाना, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। बढ़ते हैं बेटा अगले होमवर्क क्वेश्चन के ऊपर, होमवर्क क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ, क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन है बेटा, घर से करना है इस क्वेश्चन को, इट्स अ होमवर्क क्वेश्चन, डू इट फ्रॉम होम। क्वेश्चन कह रहा है एक रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट द ग्लास वाटर इंटरफेस। क्वेश्चन समझा रहा हूं मैं आपको, करना घर से है। एक रे यहां से एंटर कर गई, ऐसे 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 एंटर कर रही है, ऐसे एंटर कर रही है बेटा। अगर नहीं दिख रहा होगा तो साफ साफ इसको हम थोड़ा डार्क रंग से बना देते हैं, काले रंग से बना देते हैं वापस से। ऐसे एंटर कर रही है, कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस का आई है, आई एंगल दे रखा है आपको क्वेश्चन में। इट इमर्जेस फाइनली पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द वाटर। ठीक है, तो ये ऊपर पानी है, नीचे ग्लास है, बाहर एयर है, तो यहां से ग्लास में आ रही है, सफर किया और यहां से रे जो है ऐसे निकल गई पैरेलल। ठीक है ना, देन द वैल्यू ऑफ म्यू जी वुड बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास। म्यू जी कितना होगा? म्यू वाटर आपको गिवन है, एयर का म्यू तो 1 होता है, यहां पे गिवन है, म्यू जी आपसे पूछ लिया, म्यू जी आपसे पूछ लिया। तो ये रिलेटिवली सिंपल क्वेश्चन है, 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, ये 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है ना, स्नेल्स लॉ के डायरेक्ट एप्लीकेशन के ऊपर आया हुआ क्वेश्चन है बेटा आपके सामने। तो करना है, इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द आंसर। बेटा कमेंट बॉक्स में अपने आंसर लिख के बताने हैं हमेशा की तरह, सर मेरा आंसर ये आ रहा, मेरा आंसर ये आ रहा। ठीक बच्चों, आगे बढ़ते हैं। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इट शुड हैव बीन द वरदान नंबर 1। क्या है बेटा? पावर एंड कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। क्वेश्चन आते हैं, ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं पावर के ऊपर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा आप लोग करेंगे। देखें पावर क्या है हमारे पास? पावर होता है कन्वर्जिंग एबिलिटी, पावर होता है कन्वर्जिंग एबिलिटी। पावर क्या होती है बेटा? कन्वर्जिंग एबिलिटी, कन्वर्जिंग एबिलिटी को पावर कहते हैं। ठीक है ना, तो पावर ऑफ लेंस होता है 1 फोकल लेंथ ऑफ लेंस, बट इट शुड बी इन मीटर, and the answer will be in diopters. But if you want to put that in centimeter, you will multiply it by 100, you will put in centimeter. The answer will be in diopters. ठीक, अगर आप मिरर की बात करते हो तो पावर ऑफ मिरर होती है -1 फोकल लेंथ ऑफ मिरर। तो अगेन ये मीटर में डालोगे तो आंसर डायप्टर में मिल जाएगा आपको, नहीं तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फोकल लेंथ ऑफ मिरर लिखोगे सेंटीमीटर में, अगर आप आंसर विल बी डायप्टर, दोनों बराबर होते हैं। ठीक है ना, मिरर के केस में माइनस आएगा और इसके केस में माइनस नहीं आएगा। तो ये फॉर्मूले आपके पास पावर के बेटा। कॉम्बिनेशन के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। कॉम्बिनेशन क्या था? एक लेंस रखा, दूसरा लेंस रखा, बताओ नेट पावर कितनी होगी कॉम्बिनेशन में?
तो दोनों लेंसेज को बेटा एक एक मौका मिल रहा है कन्वर्ज करने का, तो आप बोलेंगे नेट पावर क्या है बेटा, नेट पावर आपके पास है P1 प्लस P2। अगर आपको फोकल लेंथ निकालनी पड़ेगी तो आप बोलोगे 1/f नेट बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। फोकल लेंथ भी निकालने को आ सकता है और पावर भी निकालने को आ सकती है, दोनों तरीके आपके सामने हमने मेंशन कर दिए हैं, मेंशन कर दिए हैं। आई बात समझ में आपको? नेट पावर नेट फोकल लेंथ आपके सामने आ चुकी, नेट पावर नेट फोकल लेंथ आपके सामने आ चुकी है। ठीक है बच्चों, अब देखो कई बार यहां पर जो आता है ना वो आ जाता है आपके पास कैसा, वो आ जाता है आपके पास सिल्वर करने का। एक एंड को हमने सिल्वर कर दिया, अब क्या होगा, अब कैसे करेंगे क्वेश्चन को? तो हम कहते हैं दिस इज इक्विवेलेंट टू अ लेंस एंड अ मिरर। बट इस कॉम्बिनेशन में क्या होता है, एक बारी रे जो है लेंस से गुजरती है, फिर मिरर से टकराती है, फिर दोबारा लेंस से गुजरती है, दो बारी लेंस से गुजर रही, एक बारी मिरर से टकरा रही, दो बार लेंस एक बार मिरर। तो यहां पर जब नेट पावर लिखी जाती है ना बेटा, तो ये 2 टाइम्स पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर लिखा जाता है। आई बात समझ में? 2 टाइम्स पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर इज द नेट इफेक्टिव पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का पावर ये रहा, कॉम्बिनेशन का पावर ये रहा, और नेट पावर हमारे पास ये रहा। कॉम्बिनेशन ये रहा, सिल्वरिंग का ये रहा, कॉम्बिनेशन ये रहा, सिल्वरिंग का ये रहा। आई बात समझ में आप लोगों को? चलो आगे चलते आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन आपके सामने 2019 का क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन है, मेंस में आया हुआ लेटेस्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका। One plano-convex and one plano-concave lens of same radius of curvature are, but different materials are joined side by side as shown in the figure. प्लेनो-कॉन्वेक्स प्लेनो-कॉन्केव, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर है जिसकी वैल्यू r दे रखी है। ये μ1 ये μ2 जोड़ के रख दिया आपके सामने, ठीक है ना। अब क्या रहा है, फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन बता दो, फोकल लेंथ बता दो कॉम्बिनेशन की। तो आपको दोनों की पहले फोकल लेंथ निकालनी पड़ेगी। तो जब आपके सामने ये आया, तो ये आया, इसका फोकल लेंथ क्या हो, तो यहां लगाते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला जो कहता है 1/f इज इक्वल्स टू μ2/μ1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r। ये लिखते हैं हम, लेंस मेकर फॉर्मूला कहते हैं इसको, लेंस मेकर फॉर्मूला। फॉर्मूला शुड बी रिमेंबर्ड, ठीक है ना। लेंस मेकर फॉर्मूला आपके सामने लिख दिया। अब μ2 तो इसका क्या है, μ1 है, और इसका μ1 क्या है बेटा, 1 है, ठीक है ना। माइनस 1/r1, ये तो इंफिनिटी हो गया, माइनस 1/r2, r2 इसका पीछे है लेफ्ट में, इसलिए माइनस r डालेंगे। 1/f की वैल्यू आपके सामने आ चुकी है, 1/f1 बोल देते हैं इसको पहले वाले लेंस के लिए। इसकी वैल्यू आ रही μ1 माइनस 1/r, ये आपके पास 1/f। अब इसी प्रकार से आप f2 की वैल्यू को कैलकुलेट करोगे। f2 क्या है बेटा, f2 तो ऐसा है आपके सामने, f2 तो ऐसा है आपके सामने, ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा कितना है, μ2 है आपके सामने। तो आप 1/f2 बराबर μ2/μ1, तो इसका तो μ2 ही है, और μ1 बाहर 1 है, ठीक है ना। -1, मतलब दोनों को अलग अलग इसका f निकालोगे और फिर फॉर्मूला लगाओगे अपना, ठीक है ना। 1/r1। अब इसका जो r1 है बेटा वो लेफ्ट में आता हुआ दिख रहा है मुझे, माइनस, दूसरा जो है वो इन्फिनिटी है बेटा, तो ये इन्फिनिटी डालेंगे इसके लिए, ये आ जाएगा। तो मुझे यहां पर दिख रहा है कि 1/f2 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही μ2 माइनस 1 माइनस 1/r माइनस 1/r। यहां पर μ1 माइनस 1 इंटू 1/r, यहां पर μ2 माइनस 1 माइनस 1/r। अब इफेक्टिव पावर, इफेक्टिव फोकल लेंथ क्या होती है, आओ देखो, इफेक्टिव फोकल लेंथ कॉम्बिनेशन के लिखते हैं 1/f नेट इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। 1/f नेट लिखते हैं, 1/f नेट। तो भैया सॉल्व करते हैं, इसको लिखते हैं 1/f नेट, पेज की कमी, बट कोई नहीं, यहां पे लिखेंगे 1 बाय अरे लिख दे, f नेट इज 1/f1 प्लस 1/f2। f1 ये रहा, कितना है भैया, ये आ जाएगा r डिवाइड बाय, सॉरी 1/f1 तो पुट करना मुझे, सॉरी, लला काटा जी, ओके आते हैं वापस, लिखते हैं, ठीक। देखो भैया 1/f1 की वैल्यू है μ1 माइनस 1/r1, r1 तो आ रही है, और 1/f2 है माइनस μ2 माइनस 1/r। एलसीएम लेते हैं, नीचे r आ गया, ऊपर आ रहा μ1 माइनस μ2, और 1 कट गया। तो f नेट की वैल्यू जो आ रही मेरे सामने वो आ रही है r डिवाइड बाय μ1 माइनस μ2। r डिवाइड बाय μ1 माइनस μ2 आता हुआ मुझे दिख रहा, ये रहा मेरा d, हमारा आंसर आ गया d, r डिवाइड बाय μ1 माइनस μ2।
इस तरीके से बेटा शानदार क्वेश्चन आपके सामने आते हुए, 4 नंबर जेब के अंदर आते हुए मजा आ रहा है तो बेटा ठोको ताली, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है तो बेटा ठोको ताली। 4 नंबर जेब के अंदर आते हुए 2019 का क्वेश्चन है बेटा, 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन के ऊपर क्वेश्चन आता हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। होमवर्क क्वेश्चन बेटा घर से करके लेकर आना है, कमेंट में अपना आंसर लिखना है। सिमिलर सा क्वेश्चन है, 2019 में ही आया है दूसरी शिफ्ट के अंदर। आप देखो 2019 में ही एक प्रकार के 2 क्वेश्चन अलग अलग शिफ्ट में आ रहे हैं। कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। 2019 के अंदर ही, लेटेस्ट 2019 के अंदर ही एक ही प्रकार के क्वेश्चन 2 अलग अलग सेट्स में आ रहे हैं। कितना इंपॉर्टेंट वैरायटी होगा बेटा, कितना इंपॉर्टेंट वैरायटी होगा। इसलिए ये वरदान सीरीज का हिस्सा बना है। कोई भी चीज वरदान सीरीज का हिस्सा तभी बनेगी जब उसके आने के चांसेस हाई प्रोबेबिलिटी के होंगे। जिस क्वेश्चन के आने के चांसेस हाई प्रोबेबिलिटी के होंगे वो होगा वरदान सीरीज के अंदर। वरदान सीरीज कोई ऐसी वैसी सीरीज नहीं है। वरदान सीरीज वो सीरीज है जो आपको बता रही है मैक्सिमम क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में आने वाले, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जब पहला मेंस का एग्जाम दिया अपना, तो वो बोलते हैं हमें, सर आपके कराए गए बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, मिलते जुलते क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, कुछ तो सेम क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। वो क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि इतने सालों का जो निचोड़ आपको हम देते हैं ना कि देखो ये वैरायटी है, ये आती है, ये चीजें हैं जो आती हैं, तो वो हम आपको डायरेक्टली इस वरदान सीरीज में दे रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट वरदान सीरीज में मिलता है। तो आप इन क्वेश्चन को बड़े अच्छे से करें, ध्यान से करें, पूरी सीरीज को फॉलो करें। अगर आपको सब चीजें आती भी है, आपने पढ़ भी रखी हैं, चाहे मुझसे क्यों ना पढ़ रखी हो, तो भी बेटा आप ये क्वेश्चन जरूर लगाएं, एक रिविजन के लिए लगाएं, आपको एक सेंस के लगाएं कि अच्छा ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, तब ये वरदान सीरीज बेटा सक्सेसफुल हो जाएगी आपके लिए, ठीक है ना। चलो बेटा क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ दे रखा है, रिफ्रैक्टिवनेस दे रखा है, रेडियस दे रखा है, फिट्स एग्जैक्टली इनटू प्लेनो कॉनकेव लेंस। सिमिलर क्वेश्चन आप दे सकते हो, सब कुछ सिमिलर है, सब कुछ सिमिलर है, इनफैक्ट सब कुछ ही सेम है, सब कुछ डिट्टो क्वेश्चन रिपीट हुआ है बेटा। ये तो बताओ, डिट्टो क्वेश्चन रिपीट हुआ है ये तो, अब क्या कहूं इसके बारे में। मुझे दिखा सिमिलर है, सिमिलर नहीं तो डिट्टो रिपीट है बेटा, डिट्टो रिपीट है। यहां पे डायग्राम नहीं दिया, यहां तो डायग्राम दे दिया भाई, इतना फर्क है। डिट्टो क्वेश्चन रिपीट हो गया ये तो बेटा। चलो बेटा शानदार, इसका आंसर तो आप लिख सकते हो। अगला वरदान, वरदान नंबर 5 आपके सामने आता हुआ वरदान कह रहा है रिजॉल्विंग पावर। अब आप कहोगे सर आपने स्टार्टिंग में दिखाया हमको कि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, इस पर तो 9-10% आ रहे हैं बस, ठीक है ना, लेकिन जो क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं वो लेंस में आ रहे हैं। तो आपने टेलीस्कोप और ये माइक्रोस्कोप के ऊपर वरदान क्यों बनाया, क्योंकि इस पर जो क्वेश्चन आ रहा ना डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आ रहा, और ये वो चीज है जो मैक्सिमम बच्चा छोड़ के जाता है, मैक्सिमम बच्चा छोड़ के जाता है। इसलिए मैंने कहा भैया ये तो वरदान सीरीज का हिस्सा जरूर बनेगा, क्योंकि बेटा ये अगर आपने फॉर्मूला ही याद कर लिया ना, अभी आपको दिखाऊंगा 8 नंबर कैसे आपकी जेब के अंदर आते हैं। 8 में से 4 ही मान लो कि 2 अलग अलग शिफ्ट में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, अलग अलग शिफ्ट में कैसे इस डायरेक्ट फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप का लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन या रिजॉल्विंग पावर क्या है। रिजॉल्विंग पावर होता है 2 अलग अलग चीजों को सेपरेटली देखना। जैसे अगर आप इस टी शर्ट को देख रहे हो ना, अगर आप बहुत ज्यादा माइक्रोस्कोप लगा देखो ना, आपको धागे अलग अलग दिखना शुरू हो जाएंगे। उन्होंने उस धागे को अलग अलग कर दिया, सेपरेट दिखा दिया, रिजॉल्व कर दिया। अभी दूर से देखोगे तो आपको कंटिन्यूअस दिख रहा है, कंटिन्यूअस दिख रहा है। कंटिन्यूअस दिखने का मतलब क्या, वो रिजॉल्व नहीं कर पाया उसको। बहुत नजदीक जाके देखा या माइक्रोस्कोप से देखा तो आप कह रहे हो उसने उसको रिजॉल्व कर दिया, धागे अलग अलग दिखने शुरू हो गए आपको। दैट्स रिजॉल्विंग पावर। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन उसका उल्टा होता है। बेसिकली जो रिजॉल्विंग पावर होता है ना, रिजॉल्विंग पावर जो होता है वो उल्टा होता है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का। रेजोल्यूशन की लिमिट है, अगर उससे ज्यादा नजदीक होगा ना तो वो आपको फिर कंटिन्यूअस दिखेगा, अलग अलग नहीं दिखेगा। डिफ्रैक्शन इज इन्वॉल्वड इन इट, डिफ्रैक्शन इज इन्वॉल्वड इन इट। लेट्स नॉट गो टू टेक्निकल इन इट, ठीक है ना। और सिंपली हम अपनी बात करते हैं, सिंपली हम अपनी बात करते हैं यहां पर कि भैया लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का फॉर्मूला क्या है। सो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन फॉर अ टेलीस्कोप इज 1.22 लैम्डा बाय डी। सिंपल फॉर्मूला याद करो, 1.22 लैम्डा बाय डी। इतना एंगल जो है वो, ये एंगल है बेसिकली, इतना एंगल जो है वो रिजॉल्व कर सकता है। इससे छोटा एंगल बनेगा तो रिजॉल्व नहीं कर पाएगा, इतने एंगल को रिजॉल्व कर देगा, ठीक है ना।
दैट इज स्मॉलेस्ट एंगल दैट कैन बी सीन सेपरेटली, ठीक है ना। 1.22 लैम्डा बाय डी। डी क्या है यहाँ पर? डी द डायमीटर ऑफ अपर्चर ऑफ द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव लेंस का अपर्चर का डायमीटर है, तो बड़ा अगर आपने ऑब्जेक्टिव लेंस ले लिया, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन छोटा होगा, रिजॉल्विंग पावर ज्यादा होगी, ज्यादा छोटे एंगल को भी रिजॉल्व कर पा रहा है, मतलब जो छोटा दिखने वाला ऑब्जेक्ट है उसको रिजॉल्व कर पा रहा है, ये मतलब हो गया इसका, ठीक है ना। तो रिजॉल्विंग पावर जितनी ज्यादा होगी उतना अच्छा होता है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन जितना कम होगा उतना अच्छा होता है, डी जितना बड़ा होगा उतना अच्छा होता है। इसलिए टेलीस्कोप का ऑब्जेक्टिव बड़ा और जो आई पीस होता है छोटा होता है। आप देखो ना, टेलीस्कोप यहां छोटा होता है, आगे से बड़ा होता है, आगे से बड़ा होता है, यहां से आगे छोटा होता है, ऑब्जेक्टिव बड़ा होता है, आई पीस छोटा होता है उसका। बट अगेन लेट्स नॉट गो टेक्निकल इनटू इट। ये फॉर्मूला याद कर लिया, लाइव झिंगा लाला 1.22 लैम्डा बाय डी। और अगर हम बात करें माइक्रोस्कोप के लिए, तो उसका फॉर्मूला था 0.61 लैम्डा बाय न्यूमेरिकल अपर्चर, 0.61 लैम्डा बाय न्यूमेरिकल अपर्चर। तो यहां पर 1.22, यहां पर 0.61 लैम्डा। डी क्या है? मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, जिसको हम सेपरेटली देख सकते हैं, डी मिनिमम है ये। तो डी मिनिमम क्या होता है? ये 0.61 लैम्डा बाय न्यूमेरिकल अपर्चर। अब न्यूमेरिकल अपर्चर अगेन उसका एक वैल्यू रहता है, म्यू के टर्म में होता है, रिफ्लेक्टिव जो लिक्विड हम उसमें यूज करते हैं लेंसेज के बीच में, बट दैट इज टू टेक्निकल, लेट्स नॉट गो देयर। ये फॉर्मूला याद करते हैं 0.61 लैम्डा बाय डी। एक फॉर्मूला तो ये याद कर लो, एक फॉर्मूला ये याद कर लो, ठीक है ना। सो ये दो बातें अगर आपको याद है, काम बन जाए। क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। 2019 9 अप्रैल को आने वाला क्वेश्चन, सेकंड शिफ्ट के अंदर, इवनिंग शिफ्ट के अंदर। क्वेश्चन देखो कितना सिंपल है। क्वेश्चन ने डायमीटर दिया ऑब्जेक्टिव का, डी की वैल्यू बताई 250 सेंटीमीटर, वेवलेंथ बताई उसने, लैम्डा बताया उसने लाइट का 600 नैनोमीटर, ठीक है ना। द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप इज क्लोज टू, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन उसने पूछ लिया, डायरेक्ट फॉर्मूला 1.22 लैम्डा अपॉन में डी, 1.22 600 इंटू 10 की पावर -9, और ये है 250 इंटू 10 की पावर -2। बस सॉल्व करेंगे, यू विल गेट दी आंसर। इन चारों में से एक आंसर आएगा, मार्क करेंगे, यू विल गेट 4 नंबर जेब के अंदर। 4 नंबर जेब के अंदर 2019 में आने वाला क्वेश्चन है बेटा। लेटेस्ट ट्रेंड को स्टडी करके आपके लिए लेकर आते हैं, 2019 में आने वाला क्वेश्चन है, 2019 में आने वाला क्वेश्चन। आगे बढ़े तो 2019 में देखो बेटा, 2019 में एक और क्वेश्चन आया, सेम टू सेम क्वेश्चन, 2019 में सेम टू सेम क्वेश्चन, वैल्यू चेंज होगी बस, वैल्यू चेंज, सेम टू सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दे रहा है? लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन टेलीस्कोप हैविंग द डायमीटर दिस, डायमीटर दे रखा है आपको, ठीक है ना, वेवलेंथ दे रखी है आपको, वाह, और आपसे इसमें क्या पूछ लिया? लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन थीटा रख दिया। सेम क्वेश्चन है, वैल्यू चेंज करके दे दिया आपको, वैल्यू चेंज, ऑप्शन चेंज, सेम टू सेम, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन दे दिया आपने। अगर आप देखोगे तो एक में माइक्रोस्कोप के ऊपर भी आया था क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए रहेगा। अपना आंसर बेटा आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, सर मेरा आंसर ये आ रहा, मेरा आंसर ये आ रहा, कमेंट बॉक्स में बताएंगे मेरा आंसर ये आ रहा, ठीक है बच्चा लोग। तो हमने यहाँ पे बहुत सारे वरदान जो है आज की क्लास में देख लिए हैं, ठीक है। एक बार अगर देखें यहाँ पर कौन कौन से वरदान हम लोगों ने देखे थे, तो आइए एक बार फटाफट नजर मारते हैं। रिजॉल्विंग पावर बेटा हमने पढ़ा, पावर एंड कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस हमने पढ़ा बेटा, और फिर हमने यहाँ पर क्या देखा? हमने देखा यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ स्नेल्स लॉ के ऊपर क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली, फिर हमने देखा टीआईआर के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये वरदान आपके सामने आते हुए आज के लिए बेटा इतना ही काफी है। थैंक यू बच्चा लोग। अपॉर्चुनिटीज don't happen, you have to create them. This is the opportunity. Take it, grab it, learn it. पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे, be a good human being। मिलेंगे अगले लेक्चर में ढेर सारे और वरदान लेकर, तब तक के लिए see you, टाटा, बाय बाय, अलविदा, लव यू ऑल।